किसी राजनीतिक दल, किसी देश, किसी इलाके का नहीं, ये तो पूरी दुनिया से संबंधित है। लेकिन अपने राजनीतिक जीवन में मेरे लिए सबसे बड़ा चुनौती रहा है, क्योंकि इस विषय पर पिछले 20-25 साल से मैं बोलता रहा हूं, समझने का प्रयास करता रहा हूं कि आखिर अगर अपने गांव को किसी व्यक्ति को समझाना हो कि क्लाइमेट चेंज क्या है, उसको हिंदी में हम लोग जलवायु परिवर्तन कहते हैं, तो इसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। हम बार बार कहते हैं क्लाइमेट चेंज, एमिशन एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन। लेकिन अगर मुझे अपने क्षेत्र में किसी को समझाना होता है और कई बार क्लाइमेट चेंज की बात होती है तो किसान मेरी तरफ देखता है, एक साधारण कार्यकर्ता मेरी तरफ देखता है, तो मैं कहता हूं चलो इसको समझाने का प्रयास करते हैं। और यहां पर खड़ा होकर मैं इसे समझाने का प्रयास करूंगा ताकि इसी प्रकार का पर्याय अगर हम लोग अपने क्षेत्र में, अपने राजनीतिक जीवन में लेके आए। अब बिहार संदर्भित है बाढ़ के लिए, उत्तर प्रदेश संदर्भित है बाढ़ के लिए, और ये बाढ़ जितना कुछ हमें उन लोगों को बताता हूं कि देखो तुम्हारे बीच में बाढ़ आता है, पहले भी बाढ़ आता, लेकिन अब जो बाढ़ की विभीषिका इतने ज्यादा है कि आप सब इतना नुकसान करके जाता है जब 3 महीने बाढ़ का सीजन रहता है। और हमारे यहाँ जितनी नदियां आती हैं, मूलतः बिहार में प्रवेश करने वाली नदियां नेपाल से आती हैं, और पिछले 25-30 साल में नेपाल में वृक्षों का इतना पातन हुआ है, इतनी कटाई हुई है, इतनी फेलिंग हुई है कि जब बारिश पहाड़ों में होता है तो वहां से रेत के साथ कहीं जल कैचमेंट एरिया में रुकता नहीं है, और ऊपर से सीधे जब बड़ी बारिश होती है तो सीधे रेत के साथ, और रेत पहले पहुंचा जाता है, हर सीजन में पहुंचा जाता है, और अगले सीजन में लेवल, बेड का लेवल ऊपर होता है, और पेड़ कटने के कारण जो पानी रुकना चाहिए पहाड़ियों में नहीं होता, और उसका त्रासदी बिहार को, उत्तर प्रदेश को सामना करना पड़ता है। तो मैं कहता हूं कि ये पेड़ काटने से पर्यावरण नष्ट होता है, तो ये भी जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। अभी एक रिपोर्ट आया आईपीसीसी का, शायद किसी ने इसमें सदन में चर्चा की, माननीय मंत्री जी चर्चा करेंगे, और ये शायद उल्लेख करेगा, और दुनिया में अगर उत्तर प्रदेश अपने आप में एक देश होता तो दुनिया में आबादी के दृष्टिकोण से 6ठा सबसे बड़ा देश होता। और बिहार में भी पटना राजधानी है, और पटना भी 13 करोड़ की आबादी की राजधानी है। और अभी एक चर्चा आया वेट बल्ब टेम्परेचर का, और आपको आश्चर्य होगा कि आईपीसीसी रिपोर्ट में उल्लेखित है लखनऊ और पटना। और लखनऊ और पटना इसलिए उल्लेखित है कि उनका ऐसा मानना है कि जिस दिन वेट बल्ब टेम्परेचर यहां 35 डिग्री हो जाएगा, तो ये 35 डिग्री क्या है, यानी कि उस मौसम में जब आपके शरीर में पसीना निकलता है तो स्वाभाविक रूप से पसीना आसमान में या विसर्जित हो जाता है। जब ये वेट बल्ब टेम्परेचर आ जाएगा, जिसकी तरफ हम लखनऊ और पटना में बढ़ रहे हैं, तो आपके शरीर से पसीना बाहर नहीं निकल पाएगा, और अच्छा से अच्छा इंसान अगर ये पसीना बाहर नहीं निकाल पाएगा तो अच्छा से अच्छा इंसान ये अगले 50, 100, 200, 500 साल में हो जाएगा, तो 6 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता है। शायद मैं चाहूंगा मंत्री जी इसका आगे भी अध्ययन कराए कि देश के लोगों को समझ में आने लगे कि जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से हम सब लोगों को कैसे समझाना होगा इसके बारे में। मैंने ये अपनी तरफ से इजहार किया था। मैं जब भी हवाई जहाज में होता हूं और विमान कक्ष में होता हूं और कॉकपिट में होता हूं, तो पटना जाने के रास्ते में, दिल्ली से लखनऊ होकर के पटना जाने का रास्ता है, और जाड़े के मौसम में पूरा का पूरा हिमालय की पर्वत हमें दिखता है, जिस पर रोशनी, सूर्य की रोशनी आती है। आपको जान के आश्चर्य होगा अध्यक्ष जी कि पूरे इस 1200 किलोमीटर पर जो ठंड के मौसम में पूरा बर्फ से ढका होना चाहिए, बीच बीच में काले काले धब्बे हैं। कोई ध्यान दे तो वो ऐसे इलाके हैं जिसमें पूरा बर्फ जमा होना चाहिए, और तापमान बढ़ने के कारण इन बड़े पहाड़ों के बीच में भी छोटे छोटे गड्ढे और काले दिख रहे हैं, क्योंकि वहां बर्फ नहीं है, पहले से ही बर्फ वहां पर विसर्जित हो जा रहा है। महोदय, ये विषय ऐसे हैं जो सामान्य रूप से हम सब लोगों को बताना होगा कि आखिर जलवायु परिवर्तन क्या है। हम सब जानते हैं कि पूरे दुनिया में पूरी सृष्टि को के लिए जरूरी है पानी और खाद्य सामग्री, और जिस प्रकार से देश और दुनिया की आबादी बढ़ रही है, जो 1950 में लगभग 2.5 बिलियन था, अब बढ़कर के लगभग 8 बिलियन के आसपास पहुंचने वाला, ये एक अपने आप में धरती पर बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ रहा है। पानी की किल्लत, और पानी की किल्लत के बारे में जैसे देहात में भी हम समझाने लगे हैं कि साहब तुम कहते हो कि तुम्हारे बोरवेल का या तुम्हारे कुएं का पानी नीचे जा रहा है, तो आखिर ऐसा कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान बढ़ रहा है, लोग पानी जितना निकालना चाहिए उससे ज्यादा पानी उपयोग कर रहे हैं। हम लोग धान की खेती करते हैं, पूरी दुनिया में धान की खेती होती है, लेकिन हमारे भारत में जो धान की खेती होती है, पूरे हम लोग खेत को पानी से लबालब भर देते हैं, उसकी शायद जरूरत नहीं है। लेकिन पारंपरिक रूप से, और उसमें हम लोग
उस खेत में खूब उर्वरक डालते हैं, खूब पेस्टिसाइड्स डालते हैं और उसका परिणाम और भी होता है। महोदय, पूरी दुनिया में जो पानी है वो मात्र 3% है और उसमें से 2% पानी जो पीने लायक है वो बर्फ के नीचे, और मात्र 1% पानी हम लोगों को पूरी दुनिया को चलाता है। और उस 1% पानी में 0.6% धरती के भीतर है और 0.4%, तो पूरे जो हम पानी अपनी आंखों से देखते हैं पूरी धरती पर वो 0.4% है। और उसके संरक्षण की हम लोग जब बात करते हैं तो सोचिए कितना कठिन परिस्थिति उभर के आता है। महोदय, अगर मैं एक साधारण पीपल का पेड़, और पीपल का पेड़ अगर इसको सामान्य रूप से हम लोग देखते हैं, अपने बच्चों को बताते नहीं, लेकिन एक पीपल का पेड़ जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जो ऑक्सीजन देता है वो अपने आप में 4 दिन के लिए, एक जीवन के लिए पर्याप्त होता है। क्योंकि हम सब लोगों के बीच में पानी मुफ्त है, भगवान ने कुछ चीजें, ईश्वर ने कुछ चीजें मुफ्त दे दी है। हमें टैक्स नहीं लगाया है हवा पर, हमने टैक्स पानी पर, तो वो स्थिति बन रही है कि टैक्स लगाने की स्थिति हो गई है, लेकिन हवा और इन सब चीजों पे ईश्वर ने बना के धरती दे दिया, हवा दे दिया, रोशनी दे दी, वो सब फ्री आया था। लेकिन आस्ते आस्ते हम लोगों ने उसको कमर्शियलाइज भी किया, हम लोगों ने उसको मिसयूटिलाइज भी किया और आस्ते आस्ते उसका कुप्रमाण भी हम लोग अपने आप में देख रहे हैं। महोदय, एक और विषय जिसके बारे में, कई सारे छोटे छोटे बहुत सारे विषय हैं जिसके बारे में मैं कहना चाहूंगा, लेकिन एक विषय जो, जैसे कि हम लोग अपने घरों में पेंट करते हैं और पेंट को जब खरोच करके दोबारा पेंट करते हैं तो उसमें से आर्सेनिक, लेड वगैरह निकलता है जो हमारे नालियों में जाता है। नालियों से निकल करके वो खेतों, अगर प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ तो नदियों में जाता है। और क्या होता है, ये मेटल्स ऐसे हैं जो हमारे ब्रेन के भीतर कम से कम 200 किलोमीटर लंबे लाइन का वेन्स है, अगर इसको पूरा जोड़ा जाए 200। और ये छोटे छोटे जो लेड हैं और जो माइक्रो ये मॉलिक्यूल्स हैं, जब हमारे ब्रेन में घुसते हैं और जब इनकी शॉर्ट सर्किटिंग होती है तो उससे अल्जाइमर होता है, उसमें ब्रेन स्ट्रोक होता है। ये सब चीजें वैसी हैं जो पूरे हर व्यक्ति को आस्ते आस्ते प्रभावित कर रही है। लेकिन हम लोग शायद इस चीजों को लोगों को समझाने में असफल रह रहे हैं कि आखिर में जलवायु परिवर्तन क्या है, कैसे इतने इंसान के बारे में हम लोग बातें करते हैं। महोदय, आज अगर सबसे ज्यादा चुनौती है तो मधुमक्खियों का, और 80% जो पॉलिनेट होता है, और सबसे खासियत की बात है कि मधुमक्खियां तो कभी भी स्ट्राइक पर नहीं जाती हैं, वो निस्वार्थ जब से उनका जन्म होता है तब से वो पॉलिनेशन का काम करती चलती है और जितने फसल होता है। लेकिन एक तरफ ये खतरा है कि अगर इस देश में मधुमक्खियां मरेंगी तो आने वाले दिनों में सृष्टि भी की समाप्ति की गुंजाइश बनती है। बहुत सारे ऐसे चेन हैं जो आस्ते आस्ते डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब राजस्थान में, भारत अपने आप में दुनिया में सबसे ज्यादा कैटल्स हैं, लेकिन एक वर्ष के आंकड़े हैं कि लगभग राजस्थान के भीतर, और उसके बारे में उन लोगों ने बताया है कि राजस्थान के भीतर जो लगभग हमारे देश में 1.4 बिलियन कैटल है और लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है जिसमें 300 मिलियन हर साल डलते हैं। तो एक तरफ जो जानवरों में हम लोग दवाई डालते हैं, जो उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए डालते हैं, और जो चीलें हैं भारत में, वो जब उसके गोश्त को खाती हैं, उसको मांस को खाती हैं, तो वो मरने लगी। और जो आबादी वल्चर्स का, चीलों का इस देश में था, वो आस्ते आस्ते घटता चला जा रहा है। परिणाम क्या होता है कि जब हमारे राजस्थान के डेजर्ट में और बाकी जगह जो हमारी मवेशियां मरते हैं तो अब उनको चुगने वाला, खाने वाला पक्षी का अभाव हो गया है। जब चुगने वाला, खाने वाला पक्षी का अभाव हो जाएगा तो वहां पर वो जो शरीर है उसका, वो सड़ेगा, और सड़ने के बाद जो उसमें से जो मॉलिक्यूल्स निकलता है, जो पॉल्यूशंस निकलता है, उससे एंथ्रैक्स कहते हैं महोदय। और एंथ्रैक्स अपने आप में आतंकवादी दुनिया भर में इस्तेमाल करते हैं लोगों को मारने के लिए। और जब सहारा की तरफ से जब गर्मी का मौसम आता है और वहां से जब वायु जब चलता है तो इन मरे हुए मवेशियों के शरीर के ऊपर से वो एंथ्रैक्स उठाता है और पूरे भारत वर्ष में विसर्जित करता है। ये सब चीजें कोई ऐसा नहीं है कि अनुमान पर, ये सब चीजें हो रही हैं अध्यक्ष महोदय, और हम सब लोगों को देखना होगा कि एक एक्शन से दूसरे एक्शन पर क्या प्रभाव। लगता है मेरा समय कम है अध्यक्ष जी, करिए। तो मैं उसी हिसाब से आप जब कह देंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। मेरे पास बोलने के लिए बहुत सारा चीज है। अब हमेशा ही होता है आपके पास सर, नहीं जी। 3-4 मिनट में कोशिश कीजिए। अच्छा, मैं छोड़ देता हूं, मैं 2 मिनट जी। तो मैं जो अभी और हमारे लिए कई बार बहुत सारे हमारे मंत्री अच्छे हैं, कुछ लोग बात करते हैं, कुछ लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग अध्ययन करते हैं और बात करते हैं। उसमें भूपेंद्र जी एक ऐसे व्यक्ति है जिनसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि
हम तो ये समझते थे ये वकील है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की वकील है, लेकिन इन्होंने एक अच्छी वकालत की COP26 में भारत का। तो आपने वकालत का उपयोग किया दुनिया के उस पटल पर देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, वो सचमुच आपने बहुत ही अच्छा काम किया और हम लोग को गर्व है। लेकिन बार बार क्लाइमेट चेंज के विषय में एक विषय आता है महोदय, जो कमिंग टू दोस टेक्निकल मैटर्स, बाइंडिंग एमिशन। अब बाइंडिंग एमिशन की बात होती है तो भारत कहता है कि साहब मैं क्यों बाइंडिंग एमिशन में जाऊं। अगर पूरी दुनिया में एमिशन देखा जाए तो यूएस का एमिशन CSD एमिशन 20 है, रशिया का 11 है, यूयू का 9.4 है, जापान का फुटप्रिंट 9.87 है, तो भारत का फुटप्रिंट मात्र 1.4 है। तो भारत की सरकार और देश की सरकार और प्रधानमंत्री जी ने कहा तो हम बाइंडिंग एमिशन क्यों करेंगे, हम अपना कर्तव्य निभाएंगे, हमको जितना कार्बन डाइऑक्साइड कम करना है हम करेंगे, लेकिन हम बाइंडिंग एमिशन क्यों। जिस दिन आप बाइंडिंग एमिशन कहेंगे, हमारे यहां कोयला है, हमारी बिजली की आवश्यकता और है, हमें विकास की और आवश्यकता है, जैसे हम अपने आप को बाइंड करेंगे तो हमें अपना खनन कम करना होगा, हमें बिजली का उत्पादन कम करना होगा। तो आज अगर चीन अगर अपने आप को बाइंड करने के लिए तैयार है तो वो पीक पर पहुंचा हुआ है, उसे आवश्यकता नहीं है। लेकिन भारत के 125 करोड़ के लोगों को पेट भरने के लिए जरूरी है कि हम ऐसा कोई कमिटमेंट ना करें जो आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक हो, क्योंकि विकास के मार्ग पर हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। महोदय, COP26 में हो, उसके पहले हो, क्योटो प्रोटोकॉल में हो, लेकिन ये 2 डिग्री जो है, जो हम लोग ने कैप करने के लिए कहा है, ये लक्ष्य है, लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे। लेकिन मैं भारत की सरकार को और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी को, कि भारत ने अभी तक सहमति नहीं व्यक्त की और न करना चाहिए और न करना चाहिए कि हम उसको बाइंडिंग एमिशन, हम अपने आप पर कोई ऐसी जिम्मेवारी नहीं लाद ले जो आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक हो। महोदय, बहुत सारे विषय हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ और कई सारे और प्रवक्ता हैं, लेकिन सिर्फ अंतिम उल्लेख कर देता हूं कि यह सिर्फ भारत के लिए नहीं है। अगर आप दुनिया की हालत देख लें, और एक बार दुनिया की हालत बता के मैं अपनी बात समाप्त कर लूंगा, और ये बड़े बड़े देशों की बात है। जकार्ता, इंडोनेशिया 6.7 इंच प्रत्येक वर्ष समुद्र के नीचे जा रहा है। लाओस, नाइजीरिया में और जकार्ता 2050 तक पानी के नीचे चला जाएगा। लाओस, नाइजीरिया लार्जेस्ट सिटी, सबसे ज्यादा अगर कोस्ट लाइन अफेक्टेड और फ्लडेड है। ह्यूस्टन, टेक्सास में sinking by 2 inches every year because water level is going there. Dhaka in Bangladesh, and most of the area is getting flooded because of the climate change. Venice in Italy, which already has a lot of water around it, it is sinking by 0.08 inches in year. Bangkok, Thailand, which is a tourist destination, is sinking by 1 centimeter every year. And we can go on talking about countries and states like that. More so, अध्यक्ष जी, मैं छोटे से आंकड़े देख करके मैं जानता हूं कि अभाव है और माननीय मंत्री जी को आ रहे हैं। 2020 के वर्ष के बारे में आप सब लोगों को से बताना चाहूंगा। वो आपको भी प्रभावित करता है, मुझे भी प्रभावित करता है, मंत्री जी को प्रभावित करता है, शायद पुरी साहब को भी थोड़ा थोड़ा प्रभावित करता है। और 2020 ने पिछले 1000 साल में सबसे ज्यादा गर्म दिन रिकॉर्ड किया है। सबसे ज्यादा अगर चक्रवात और ये सब हुआ, 103 पूरी दुनिया में रिकॉर्ड हुआ है वर्ष 2020 में। सरफेस वाटर सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री अगर अटेन किया है तो इट इज 1.37 डिग्री सेल्सियस, वो पिछली बार हुआ है 2020 में। ग्लोबल सी राइज जो पूरी दुनिया में देखा है सबसे ज्यादा अगर बढ़ा है तो पिछले वर्ष 2020 में। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पूरी दुनिया में इतने नियंत्रण के बाद अगर सबसे ज्यादा बढ़ा है तो 2020 में। और हम सब के शरीर में पानी जो है, अध्यक्ष अंतिम शब्द, ये 7.54% जो एल्कलाइन और एसिडिक है। जिस तरह से हमारे समुद्र एसिडिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर 0.1% भी हमारा एल्कलिनिटी डिस्टर्ब होता है, चाहे हमारे शरीर का या पूरे दुनिया का, तो आधा से ज्यादा जो मेरीन प्रोडक्ट्स है और मेरीन एनिमल्स है उन सब प्रभावित होंगे। खतरा है महोदय, खतरा हमारे लिए नहीं है। हम सब लोग 20, 25, 30 साल में निकल जाएंगे, कोई उसके बाद भी निकले तो और भी अच्छा है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों की चर्चा है, चाहे सदन में, लेकिन पूरे भारत की सरकार और ये सब लोग और हमारे सांसदगण, मैं जानता हूं, मैं अप्रिशिएट भी करता हूं, मैं बहुत सारे ऐसे कमेटियों में जिसमें सांसद है, हमारे सांसद, भारत के सांसद और सभी दलों के सांसद और पूर्व सांसद और सभी विधायक भारतवर्ष के जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वो पंचायत से लेकर के जिला परिषद से लेकर के मुखिया से लेकर के वार्ड से लेकर के, सब अवगत हैं, जानकार हैं और सब लोग संकल्प के साथ इस अभियान को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।